मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र से अवगत करा रही हूँ। आज का हमारा विषय है ध्रुव स्वामिनी नाटक, जिनको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। चर्चा के बिंदु हैं ध्रुव स्वामिनी कथावस्तु, ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास एवं कल्पना, ध्रुव स्वामिनी नाटक में निहित राष्ट्रीय भावना और लास्ट है हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी की समस्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसकी कथा वस्तु क्या है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की स्त्री प्रधान नाट्य कृति है। स्त्री प्रधान मीन्स कि इसमें स्त्री को प्रधान माना गया है, जिसमें नाटककार जयशंकर प्रसाद ने स्त्री को वस्तु समझने की समस्या, उसकी मोक्ष और पुनः विवाह की समस्या को उठाकर स्त्री अस्मिता, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार इत्यादि का स्वर प्रतिपादित किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रधान नेत्री ध्रुव स्वामिनी है। वो भाग्यहीना ऐसी नारी है जो गुप्त कुल में ब्याहता न होकर पिता द्वारा डोला सौंपने के कारण आती है। महाराज समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना युवराज मनोनीत किया था और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की परिणीता बनने वाली थी, किंतु पासा पलटने के कारण चंद्रगुप्त के स्थान पर रामगुप्त जब सिंहासनरूढ़ होता है, तब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से परिणय सूत्र में न चाहते हुए भी उससे बंध जाती है। रामगुप्त विलासी, कायर, ग्लीव और नाना अवगुणों का पुतला है, जो सदैव मदिरा पीकर विलासिनियों के संग घिरा रहता है। इस वजह से ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त से खिंची खिंची रहती है, जबकि उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रच्छन्न प्रेम भाव है और वह चंद्रगुप्त की अनुरागवती है। ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर चंद्रगुप्त भी आसक्त था। चंद्रगुप्त उसके डोले के साथ आया था। शकराज जब रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है और खिंगल के माध्यम से संधि संदेश हेतु ध्रुव स्वामिनी एवं अपने सामंतों के लिए रामगुप्त से स्त्रियों की मांग करता है, तब रामगुप्त शकराज से युद्ध करने की बजाय उसकी दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी में ऐसे विकट क्षणों में पत्नी तत्व, सती तत्व, नारी तत्व, आत्मगौरव, कर्तव्य बोध इत्यादि विविध भावों का स्फुरण होता है। वह रामगुप्त से कहती है, मेरी रक्षा करो और अपने गौरव की रक्षा करो। क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी को शत्रु के उपहार में देंगे? मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। रामगुप्त के न मानने पर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्यत होती है। तभी चंद्रगुप्त वहां उपस्थित होकर उसे रोक लेता है। वह ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमारों के साथ शक दुर्ग में प्रवेश कर शकराज को मौत के घाट उतार देता है। अंततः चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के इन दो प्रेमियों के विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पुरोहित रामगुप्त की जीवितावस्था में ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता देते हुए कहता है कि रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलवशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र रामगुप्त के ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। अंत में रामगुप्त चंद्रगुप्त को जब कटार निकालकर मारने को उद्यत होता है, तब चंद्रगुप्त की रक्षा के निमित्त एक सामंत कुमार द्वारा
रामगुप्त मारा जाता है। ये हमारी ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास एवं कल्पना। 1933 ईस्वी में रचित प्रसाद कृति ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कल्पना का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। ऐतिहासिकता की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी कथा इतिहास पर आधारित है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से ली है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की भूमिका में ही प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं और उनके अनुसार विशाखा दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है कि ध्रुव स्वामिनी का पुनः विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने भी अपने हर्ष चरित में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसाद जी ने इन्हीं दो ऐतिहासिक तथ्यों, पहला ध्रुव स्वामिनी का पूर्ण विवाह तथा दूसरा चंद्रगुप्त द्वारा शकराज के शिविर में जाकर उसका वध करना के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा का चयन किया है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की कथा पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अब हम देखेंगे इसकी काल्पनिकता। तो ध्रुव स्वामिनी की कथा पूर्णतः इतिहास पर आधारित है, परंतु नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें कल्पना का पुट देकर इसे ऐतिहासिकता के साथ साथ काल्पनिकता का संगम बना दिया है। यदि प्रसाद जी इसमें काल्पनिकता का समावेश न करते हों तो ध्रुव स्वामिनी नाटक न रहकर इतिहास ग्रंथ हो जाता। यही नाटककार की मौलिकता है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी जैसे ऐतिहासिक पात्र सृजित किए हैं, तो कोमा, मंदाकिनी और मिहिर देव जैसे काल्पनिक पात्रों का भी चयन किया है। कोमा के माध्यम से प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की गौण कथा का सृजन किया है, जिनमें उन्हें पूरी सफलता मिली है। प्रसाद जी ने शकराज सौराष्ट्र के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने के लिए भी कल्पना का सहारा लिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास एवं कल्पना का सुंदर सामंजस्य हुआ है। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में निहित राष्ट्रीय भावना। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक यद्यपि नायिका प्रधान एवं नारी समस्या प्रधान नाटक है, इसके बावजूद देखते हैं हम कि इस नाटक में राष्ट्रीयता भी अभिव्यक्ति हुई है, जो प्रसाद के नाटकों की मुख्य विशेषता रही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी के द्वारा राष्ट्रीय स्वर मुखरित हुआ है। रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी का चरित्र राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। वह जानती है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का मत है कि राष्ट्र और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्रवादी को प्राणपण से जूझना व संघर्ष करना चाहिए। वह स्पष्ट कहती है कि जो राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, उस राजा की रक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा करने के लिए सामंत कुमारों के साथ जाता है, तो मंदाकिनी निम्नलिखित गीत के माध्यम से उसे प्रेरित करती है। वो गीत इस प्रकार है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। इस प्रकार नाटककार प्रसाद जी ने मंदाकिनी के माध्यम से ध्रुव स्वामिनी नाटक में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की है। यह नाटक परतंत्र भारत के नवयुवकों के लिए
निश्चय ही प्रेरणादायक रहा होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी की समस्या क्या रही है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। हमने ये भी बताया था ये नारी प्रधान नाटक है, जिसमें प्रसाद जी ने नारी मुक्ति, नारी चेतना, नारी जागरण का दिव्य संदेश दिया है। 1933 ईस्वी में रचित यह नाटक स्त्री चेतना, स्त्री जागरण, स्त्री अस्मिता की दृष्टि से प्रासंगिक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथावस्तु का चयन यद्यपि इतिहास पर आधारित है, किंतु इसमें नारी जीवन की वर्तमान समस्याएं भी चित्रित हुई हैं। भारतीय परंपरा में नारी को भोग की वस्तु माना गया है। भारतीय समाज अभी भी पुरुष की इस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से यह संदेश व्यक्त किया है कि नारी पराधीनता से मुक्त हो, पुरुष के अत्याचार, अन्याय, दमन और शोषण इत्यादि का मुखर विरोध करे। नारी पुरुष की पशु संपत्ति नहीं है कि उसे मूक पशु की भांति किसी को दे दिया जाए। नारी को यदि रामगुप्त की भांति कायर, क्लीव, मद्दप, विलासी पति मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति से ध्रुव स्वामिनी की भांति स्त्री को मुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। इस तथ्य को ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरोहित स्पष्ट स्वर में इस प्रकार व्यक्त करता है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस प्रकार यह नाटक धर्मशास्त्र एवं प्रगतिशील दृष्टि से स्त्री के पुनः विवाह की व्याख्या करता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री को भोग की वस्तु व उपहार में दी जाने वाली वस्तु मानने का प्रबल विरोध हुआ है और नारी चेतना इस प्रकार व्यक्त हुई है। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। सेकंड है, मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की मैं ज्योति हूँ, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। वैश्वीकरण के दौर में आज नारी सशक्तिकरण की बातें खूब हो रही हैं। इस दिशा में ध्रुव स्वामिनी नाटक निसंदेह ही एक मील का पत्थर है जो युग युग से शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकार नारी को एक नई दिशा प्रदान करेगा। धन्यवाद।